Listen to Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi. सोचो, सीखो, बोलो, बदलो। सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, चमका दो दुनिया को, जीत लो इस जहां को। सोचो, सीखो, बोलो, बदलो। सिर्फ मैथ्स ऑन रेडियो के साथ 107.8 FM मस्ट रेडियो पर। Maths on Radio Season 2. I am Maths on Radio Season 2. देखो देखो लाया है मैथ्स के खजाने से, आज हर फील्ड में मैथ्स ही छाया है। I am Maths on Radio Season 2. I am Maths on Radio Season 2. थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा फ्रिकी है, पर जैसा भी है मैथ्स बड़ा ही प्यारा है। I am Maths on Radio Season 2. I am Maths on Radio Season 2. मैथ्स दुनिया की जरूरत है, मैथ्स बड़ा ही खूबसूरत है, मैथ्स ऑन रेडियो पर है। I am Maths on Radio Season 2. I am Maths on Radio Season 2. I am Maths on Radio Season 2. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेक्षा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैथ्स ऑन रेडियो। आज के हमारे एपिसोड में हम सुनेंगे कि रिटेल इंडस्ट्री में मैथमेटिक्स कैसे यूज होती है, उसके अंदर के निटी-ग्रिटीज कि किस तरह से हम मैथ्स यूज कर सकते हैं बाइंग में, अपनी रिटेल इंडस्ट्रीज में। एंड हमारे साथ है नंदिनी गौड़, जो शॉपर स्टॉप में 3 साल तक बायर रही। उन्होंने हाइपर सिटी में भी थोड़ा काम किया और उनके साथ बात कर रहे हैं विश्वजीत मराठे। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है मैथ्स ऑन रेडियो सीजन 2 के एक नए एपिसोड में। और मैं विश्वजीत आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं और आपको ले चलता हूं एक अलग दुनिया में। आपने आजकल नाम तो सुने होंगे, रिलायंस फ्रेश या वॉलमार्ट या और कई हाइपर सिटी कहे, शॉपर स्टॉप कहे, जिसे हम एक रिटेल की दुनिया कहते हैं। आज ये एक बज़वर्ड है इंडस्ट्री में, रिटेल। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है नंदिनी गौर। नंदिनी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
थैंक यू सो मच। और नंदिनी जुड़ी हुई है शॉपर्स स्टॉप के साथ बतौर बायर के। जी, मैं एक्चुअली अभी अब 3 साल मैंने शॉपर्स स्टॉप में और हाइपर सिटी में जोड़ के काम किया है एज अ बायर। जी बिल्कुल। और मैं कहूँगा युवाओं के लिए या स्टूडेंट्स के लिए रिटेल ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काफी चर्चे होते आ रहे हैं कि फिर वो हम चर्चे राजनीतिक तौर पे भी ले जाए तो एफडीआई के बारे में काफी चर्चे होते हैं, उन पर जो जुड़े हुए जो जॉब्स होते हैं उनके बारे में भी काफी चर्चे होते हैं। तो आप क्या इसके बारे में जानकारी दे सकती है हमें कि इसमें मैथ्स का कैसे यूज किया जाता है? मैं एक बायर हूँ, तो बाइंग में मैथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे थोड़ा तुम्हारा इंक्लिनेशन हो टुवर्ड्स डिजाइनिंग, रेंज बनाना, कलेक्शंस और कस्टमर्स को जानना, ये सब। लेकिन मैथ्स एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। एक डेटा एनालिसिस जो हमें करना होता है कि क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, उसको डेटा को तरह तरह के अलग अलग तरीके से एनालिसिस करने पे हमें पता चलता है कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, क्यों पसंद है और कितना पसंद है। जी बिल्कुल। जी, तो अगर हमें बाइंग करनी है, या बाइंग जिसे कहते हैं बायर, बेसिकली परचेज मैनेजर भी कई जगह कहा जाता है। अच्छा। सो एक मेरा डिपार्टमेंट था होम, सो उसमें भी एक कैटेगरी किचन एंड डेकोर। तो उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, किस किस कलर में आएगा, किस तरह आएगा, सब हम डिसाइड करते थे। जी बिल्कुल। यानी आपका जो एक ट्रेंड होता है, जो एक रिकॉर्ड होता है, पिछले कुछ महीनों में आपने क्या खरीदा और उसमें से सबसे ज्यादा क्या बिका, यूं कहे कि हम एक प्रॉफिटेबिलिटी तय करते हैं इसके जरिए? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं। जनरली जैसे एक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर एक एम्प्लॉय की, जब तुम कोई रिटेल फर्म ज्वाइन करते हो तो एक बायर की ये होता है कि जो वो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है उसका सेल थ्रू 80% हो। अब सेल थ्रू का मतलब है कि सपोज आप 100 पीसेज लेकर आए थे, उसमें से कम 80 तो फुल प्राइस पे बिके ही बिके। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो सारी बाइंग तुम्हें ये, तो उसके लिए काफी जानकारी होनी चाहिए कि तुम्हारे कस्टमर को क्या पसंद है, बाजार में क्या बिक रहा है, इंटरनेशनली क्या ट्रेंड है, और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ता है। मैंने दो तरीके के फॉर्मेट में काम किया है। एक है हाइपर सिटी जो है काफी मास के लिए, और एक है शॉपर स्टॉप जिसमें होम स्टॉप, बेसिकली शॉपर स्टॉप का जो होम डिवीजन है, होम स्टॉप जिसका बेसिक एस्पेक्ट, जिसके जो कस्टमर्स थे वो काफी वेल ट्रैवल्ड वगैरह थे। तो उनको काफी नॉलेज थी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो एक थोड़ा हायर एज के लिए भी काम किया है। तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। अच्छा। तो सबसे पहले तो हमें डेटा एनालिसिस, जो पास डेटा होता है वो आपको बहुत कुछ बता सकता है। जी बिल्कुल। जी, तो क्या कलर बिक रहा है, क्या शेप बिक रहा है, क्या कितना बिक रहा है। और अगर डिनर सेट लिया जाए तो डिनर सेट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटे छोटे की 21 पीस का डिनर सेट, 18 पीस का, जितने भी 27 वगैरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपको देख के पता चलता है कि क्या कस्टमर ज्यादा खरीद रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि आप एक किराने की भी अगर दुकान लेकर बैठे हैं और उसमें आपको नहीं पता है आपका कस्टमर क्या खरीदता है या क्या बिकेगा या क्या होना चाहिए, और आपने पुराना डेटा देखा ही नहीं और आप अपनी मर्जी से बस लाए जा रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें खरीद रहे हो जो आपके कस्टमर नहीं चाहते, या उतना क्वांटिटी में खरीदने की उसकी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो बहुत कुछ मायने रखता है पिछले कुछ महीने के डेटा पे, जानकारी पे, और वो डेटा एनालिसिस पे। जी, और डेटा एनालिसिस के लिए मैथ्स को समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स जी, तो हमें ये तो देखना ही होता है क्या बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, कितना बिक रहा है, ये तक देखना पड़ता है किस महीने में सबसे ज्यादा बिक रहा है। अच्छा। उस महीने के हिसाब से हमारे इनटेक्स होते हैं। इनटेक्स मतलब स्टॉक अंदर आएगा। अच्छा। तो इनटेक प्लानिंग करनी होती है कि मैं मेनली इम्पोर्ट्स में डील करती थी, तो इम्पोर्ट्स का अलग साइकिल चलता है। अच्छा। तो मतलब मुझे ये पता है कि मुझे मेरे स्टोर्स में सामान जुलाई तक चाहिए, मान लीजिए 1 जुलाई तक चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये पता है कि मेरे वेंडर जो सप्लायर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स, जिनके अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, उनको 90 डेज लगते हैं मैन्युफैक्चर करने में। तो सपोज इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो आपको ऑर्डर कहीं अप्रैल में जाकर देना पड़ता है? उससे भी पहले, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 90 डेज बनाने में लगते हैं। हाँ, अब डिपेंड करता है वो किस कंट्री से आ रहा है। सपोज मेरा वो आ रहा है थाईलैंड से, सो थाईलैंड से मुझे सामान
2 से 3 हफ्ते में मिल जाएगा। 2 से 3 हफ्ते शिपिंग टाइम, ट्रैवल टाइम होता है। अच्छा। फिर वो हमारे पोर्ट्स पे आता है, तो फिर हमें पता लगता है कि वहाँ पे पोर्ट्स में कस्टम्स क्लियर होगा, ये होगा, वो होगा, तो वहाँ पे भी हम बफर लेकर चलते हैं कि 2 से 3 हफ्ता वहाँ लगेगा। तो ऐसे देख लिया तो 90 दिन तो पहले ही थे, 90 दिन मतलब 3 महीने। तो हम 1.5 मंथ इसका मान लेते हैं कि शिपिंग प्लस ये होगा। फिर हर एक का अलग अलग सिस्टम होता है, तो जनरली जो इम्पोर्टेड सामान आता है वो एक पर्टिकुलर वेयर हाउस पे आता है। अच्छा। और वहां से फिर अलग हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सपोज करिए मेरा वेयर हाउस बैंगलोर में है, लेकिन मेरे स्टोर्स हर जगह हैं और मेरा सामान हर जगह पहुंचना है। तो बैंगलोर जाने में सामान जल्दी पहुंचेगा, लेकिन बैंगलोर से दिल्ली जाने में ज्यादा समय लगेगा, बैंगलोर से बॉम्बे जाने में समय लगेगा, बैंगलोर से अमृतसर जाने में और समय लगेगा। अच्छा। तो वो सब भी तुम्हें मानना होता है कि सपोज 1 महीना मेरा डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है, तो कम से कम 5.5 महीना पहले तुम्हें ऑर्डर देना होता है। प्लस हम आधा महीना बफर लेके चलते हैं कि पहले आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आए का कोई बहुत प्लानिंग होती है उसके पीछे भी। तुमने मार्केटिंग करी हुई है, तुमने ऑफर्स निकाले हुए हैं, स्कीम्स चल रही हैं, फेस्टिवल्स चल रहे हैं। सो जनरली 6 महीने पहले हमारा ऑर्डर जाता है। और एक ऑर्डर बनाने में कम से कम 1 महीना लगता है, क्योंकि क्या प्रोडक्ट लाया जाए, कितना लाया जाए, किस किस कलर में लाया जाए, क्या उनके प्राइस पॉइंट्स रखे जाएंगे, क्या वो किस प्राइस पॉइंट पे बिकेगा, ये सब सोचने में कम से कम 1 महीना लगता है। तो अगर मुझे कुछ जुलाई में सामान चाहिए तो मैं उसके लिए जैसे जुलाई 2015 में अगर सामान चाहिए तो मेरा अक्टूबर में ऑर्डर चला जाना चाहिए था। हाँ, अब और भी चीजें होती हैं, जैसे सपोज आपको जुलाई में सामान चाहिए तो आपको ये भी पता है कि चाइना से सामान आ रहा है, तो चाइना में चाइनीज न्यू ईयर होता है, तो वो 1.5 महीने के लिए पूरी कंट्री बंद होती है। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टेंटली तुम्हारी कैलकुलेशन चेंज होती रहती है, कब सामान लाना है, किस हिसाब से लाना है। तो मैथ्स के बिना तो आई डोंट थिंक बाइंग आसान है। तो मतलब ये सिंपल मैथ्स तो बाइंग के जरिए अगर मैं सोचता तो अगर मैं एक लेमैन के रूप में देखूं तो मुझे सिर्फ इतना पता चलता है कि अगर कोई मुझे 4 रुपए में बेच रहा है तो मैं हर जगह से पता कर लूं कि मुझे वो 3.5 रुपए या 3 रुपए में कैसे मिले। ये तो सिर्फ एक छोटा पोर्शन है उसका। और जो आप कह रही है उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो मैथ्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स या और डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स, जहां पर भी मैथ्स काफी यूज किया जाता है, वो भी आपको बाइंग के वक्त। हाँ, एकदम बिल्कुल, उसके बिना तो कोई गुजारा ही नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि बाइंग में आपको कुछ हाई फंडा मैथमेटिक्स की जरूरत है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या प्रोबेबिलिटी, थोड़ा प्रोबेबिलिटी यस, उसका थोड़ा जिसे हम एस्टिमेट या अंदाजा कहेंगे, उसका यूज होगा। वैसा प्रोबेबिलिटी नहीं जैसा हमें एग्जाम्स के टाइम पढ़ना पड़ता है। मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर ट्रेन किया जाए तो जरूर डेफिनेटली। ट्रेनिंग भी नहीं, मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत बार सिखाया है कि हर दिन डेटा देखो, वो तुमसे खुद बातें करेगा। तुम्हें समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और सब नंबर गेम ही तो है। आपको पता है कि आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको अपने टारगेट्स मीट करने हैं, तो आपको पता है कि आपको इस महीने इतने लाख या इतने करोड़ का टारगेट करना है। तो वो आपको है कि आप कैसे करेंगे, नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, मार्केटिंग वो करेंगे। अब मार्केटिंग में भी है तो फिर कितना डिस्काउंट देंगे, उसमें भी सारा मैथ्स कैलकुलेशन है। बिल्कुल। आपने कुछ चीज 100 रुपए पे खरीदी है और आप उसको 100 रुपए पे खरीदी है और आप 150 रुपए पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 50 रुपए ही मार्जिन है। अब 50 रुपए में कितनी सारी चीजें होती हैं, सारे ओवरहेड्स हो गए, बिल हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो आपके हाथ में नेट टैक्स जो होता है, टैक्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, वैट वगैरह डिडक्ट करके वो भी स्पेसिफाइड होता है कि आपको इतना % नेट मार्जिन देना है। मतलब अगर मैंने 100 रुपए की चीज बेची तो बाय एंड ऑफ द डे मुझे उसमें से नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ये वो डिफाइंड होता है। सब बैकवर्ड कैलकुलेशन होती है। हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए 25%, किसी के लिए 50%। तो उस हिसाब से तो जिसमें जितना स्कोप है। अब जैसे आप फूड प्रोडक्ट्स ले लीजिए, उनमें बहुत मार्जिन नहीं होता है। कुछ हाई एंड स्टोर पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे मार्जिन ज्यादा होगा, 50, कई जगह 60-70% भी होता है। तो उसके बेसिस पे तुम्हें सारे MRPs और ये सारे कॉस्टिंग करनी पड़ती है। तो टैक्सेशन, कॉस्टिंग और डेली
सेल्स एनालिसिस, जो ऑब्जर्वेशन बेसिकली, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आप रोज सुबह आए और आपने देखा कि क्या बिक रहा है, अच्छा। कहाँ बिक रहा है, कितना बिक रहा है, अगर आपका इतना टारगेट था, किस स्टोर ने नहीं किया या किस कैटेगरी में मिस हो गया, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे कुछ कुछ बातें सिस्टम में भी होती है, यानी मैं कहूंगा कि मान लीजिए अगर आपको कोई चीज 100 रुपए में बेचनी है और आपने वो चीज 50 रुपए में खरीदी है, ऐसा कभी होता है कि जो काउंटर बॉय होता है वो गलती से या सिस्टम की वजह से वो 100 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दे? हाँ, हो जाता है। अच्छा। कभी कभार ये गलती हो जाती है। हाँ। भाई कोई बात नहीं, गलतियां सभी से होती अच्छा, रहती हैं। पर तो वो फिर कैसे कुछ सही नहीं, करते वो जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई 50 रुपए की चीज आपने खरीदी है और आपका सिस्टम 10 रुपए रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हाँ। सिस्टम फ्लैश करने लगता है अच्छा। कि नेगेटिव। तो अच्छा। उसके लिए आपको मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है। हाँ। तो या तो आप कस्टमर से कहते हैं कि मैम हम एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं पता करके बताता हूँ। अच्छा। और जो स्टोर का फ्रंट एंड स्टाफ है वो डायरेक्टली बैक एंड पे बात करता है और कहता है कि क्या ये तुमने डाला है या ये गलती से हो गया है। अच्छा। तो अगर हमने डाला होता है तो हमें उन्हें मेल पे अप्रूवल देना होता है कि यस, ओवरराइड द प्राइस ओवरराइड, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्राइस हमारे स्टिकर पे है उसको ओवरराइड कर दो, और जो अभी Yes. सिस्टम में फ्लैश हो रहा है वो सही प्राइस वो है। सही प्राइस है। हाँ, कभी कभार गलती से भी हो जाता है, तो हम कस्टमर को समझाते हैं कि ये गलती से हो गया है, लेकिन कभी कभार कुछ कस्टमर्स मान जाते हैं, कुछ नहीं मानेंगे ओह। कि हमें तो 10 रुपए का ही चाहिए, जब ये 10 रुपए कह रहा है तो हमें देना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पर थोड़े से लॉस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन वही मैंने जैसे आपको पहले बताया, हर चीज में हमें बफर लेकर चलना पड़ता है। ये हम पहले ही इसके बारे में सोच लेते हैं अच्छा, कि कुछ हाँ, कस्टमर्स कि 1-2% इन सब में भी घोटाला जी, होता है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मेरी हर एक कैटेगरी, हर एक डिपार्टमेंट का नेट मार्जिन डिलीवरेबल जो मुझे डिलीवर करना है स्पेसिफाइड होता है, क्लियर कट। मुझे उसके बेसिस पे, तो सपोज मुझे 20% नेट मार्जिन देना है, कि नेट मार्जिन से मेरा मतलब हुआ कि सारे टैक्स वैक्स सब हटा के अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसमें से 20 रुपए तो मेरे पास आने ही आने हैं। अच्छा। अब वो मैं कैसे कैलकुलेशन करके एमआरपी रखती हूँ, वो मेरे जी बिल्कुल। मेरे हाथ में है। तो सब कैलकुलेशन बेस्ड ही तो हुआ। आपको जब ये पता है कि आपको कितना मार्जिन देना है, आपको ये पता है कि आपको कितनी कॉस्ट आई है, तो उस हिसाब से कितना टैक्स लगेगा, सब कुछ आपको पता है। तो एक्सेल शीट में आप डाल के अच्छा। उसका जैसे एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप पूरा एक्सेल यस, शीट आ गया। डेफिनेटली बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं, हर एक अच्छा। प्रोडक्ट की मैनुअली बनाते हैं जिससे एरर ना हो। अब लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि कोई एक प्रोडक्ट लेकर आए हम, और क्योंकि मुझे सिस्टम में पता है कि 20% देना है तो मैंने उसको सीधे इतने % से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हम नहीं करते हैं। अच्छा। इसीलिए ह्यूमंस की जरूरत है, वरना क्यों जरूरत होती, सब कंप्यूटर ही डायरेक्टली निकाल देता। वो मेरा काम है एनालाइज करना कि अगर ये कह रहा है कि ये 240 रुपए का बिकना चाहिए, क्या कस्टमर खरीदेगा, इज इट वैल्यू फॉर मनी। अच्छा। हाँ। वो भी तो एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है। तो कहीं पे हम कहीं कम मार्जिन ले लेंगे, कहीं पे हम थोड़ा ज्यादा मार्जिन ले लेंगे, जिससे ओवरऑल बैलेंस होके ओके, कॉम्पनसेट हो जाए कि हमें 10 या 20 जो कुछ भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बरकरार रहे। डेफिनेटली ऐसे ये सब सोच के किया जाता है। सो आपको जो एक प्रोडक्ट काफी लोगों के लिए शायद इररेलेवेंट हो कि वो स्टोर में पड़ा भी हुआ है, उस पे भी बहुत मेहनत जाती है। दूसरी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्पीड। जैसे स्पीड मैं कहना चाहूंगा कि एक फर्ज कीजिए कि आजकल दुनिया इस रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि आज आपके अक्टूबर का सेल किसी एक प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा हुआ, तो ट्रेंड्स इतने जल्दी बदल जाते हैं कि कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि अगले अक्टूबर में यही प्रोडक्ट यही प्राइस पे बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो यहाँ पर वो भी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे कि अंधाधुंध फॉलो किया जाता है। अच्छा। कि जैसे आप ये प्रोडक्ट लाए, इस अक्टूबर में ये इतने का बिका, अब जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद वो फैशन में भी हो। जी बिल्कुल, वही कहना चाह रहा था। तो जरूरी नहीं है कि वो फैशन में भी हो। तो इसलिए हम अपनी पूरी रिसर्च करते हैं। जो बायर्स होते हैं वो बहुत ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनली फेस्टिवल्स में ट्रैवल करते हैं, दुबई जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, चाइना जाते हैं, यूएस जाते हैं, और हम वहाँ पे देखते हैं कि शहरों में क्या हो रहा है। अच्छा। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनको पहले ही ट्रेंड पता होता है। ओके। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या अगले साल होने वाला है तुम्हें 1 साल पहले ही पता होता है। हाँ। कुछ वेबसाइट्स हैं जो फोरकास्टिंग करती हैं, जिन्हें कहते हैं ट्रेंड एंड प्रोडक्ट फोरकास्टिंग। उसमें एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है WGSN, उसको भी सब्सक्राइब किया जाता है। क्या कलर बिकेगा, क्या मटेरियल बिकेगा अगले सीजन, क्या उसकी पैकेजिंग बिकेगी, सब कुछ उस पे प्रिडिक्ट किया जाता है। ओके।
तो उन सबको हम फॉलो करते हैं, देखते हैं। लेकिन ये जरूर हम ये कहते हैं कि सपोज हमने देखा कि 2 सीजन में डिवाइडेड होता है, एक होता है स्प्रिंग समर और एक होता है ऑटम विंटर, 6 मामहीने के सीजन होते हैं। तो ऑटम विंटर, स्प्रिंग समर हमारा मार्च से लेके अगस्त तक होता है, और सितंबर से लेके एक्चुअली अप्रैल से लेके अगस्त तक होता है, और सितंबर से लेके मार्च तक हमारा ऑटम विंटर होता है। तो हम उसमें ऐसे उनको सीजन्स को स्टडी करते हैं। तो इनमें भी ऐसे होगा कि जो आपका स्प्रिंग समर है उसमें सेल कम होगी, ऑटम विंटर में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दिवाली आती है और बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसमें लोग खरीदते हैं, स्पेंड करते हैं। आप भी एज अ कंज्यूमर आपको पता है कि मैं सेविंग ज्यादा इस वाले सीजन में कर सकता हूँ समर में देन इन विंटर। तो ये सब भी हम एनालिसिस करते हैं, हम एज अ ट्रेंड फॉलो करते हैं कि इस बार हम कह रहे हैं कि अक्टूबर में हमारी 20% सेल हुई, अगले महीने 20 तो होनी ही चाहिए। अच्छा, अब उसको हमें उसके ऊपर होगी और कैसे जाना है, वो हमारा काम है जी, वो हमारा स्किल है। अच्छा, तो हर प्रोडक्ट का जरूरी नहीं है कि आपके पास डेटा हो, कुछ नए प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो हम अंदाजे से लेते हैं, हंच के बेसिस पे लेते हैं कि कुछ प्रोडक्ट सिर्फ ट्राई करने के लिए किए जाते हैं कि हमें ट्राई करने चाहिए, देखते हैं मार्केट में कैसे होगा। अच्छा, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, हर स्टोर वाइज भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपने देखा कि क्या कहते हैं, जर्मनी में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और हमारे कस्टमर्स को अच्छा लगेगा। अब आप एक साथ ही इतना सारा सामान तो नहीं ला सकते हैं, तो कुछ लिमिटेड स्टोर जो आपके स्टार परफॉर्मिंग स्टोर्स होंगे उनमें ट्राई करेंगे, फिर थोड़ा ट्राई करेंगे। और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी होती हैं। जब आप सामान खरीद रहे होते हैं तो सपोज आपको 100 पीस चाहिए, लेकिन वेंडर आपको कहेगा कि मैं आपको 600 पीस से कम नहीं दूंगा। अच्छा, तो उनसे भी पूरा नेगोशिएशन होता है, एक रुपए पे आर्ग्यूमेंट होती है, सब कुछ चीजों पे होता है। तो मैथ्स के बिना तो बाइंग बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, डिफिकल्ट मैथ्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें। 12th क्लास की मैथ्स तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। आई एक्चुअली थिंक 10th क्लास तक की मैथ्स से भी इसका काम हो सकता है। इट्स ऑल ऑन बेस्ड ऑन कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और आप क्या समझ रहे हैं, कस्टमर्स को समझ रहे हैं, डेटा को समझ रहे हैं, बस यही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, फिलहाल हम बात कर रहे थे नंदिनी जी से, जिन्होंने हमें बताया कि रिटेल सेक्टर में मैथ्स कैसे यूज किया जाता है, और सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि उसके साथ स्टैटिस्टिक्स या लॉजिस्टिक्स, जहां पर मैथ्स का ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन होता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, इस मैथ्स से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान मैथ्स यूज किया जाता है। तो नंदिनी जी, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और हमारे श्रोताओं को रिटेल में मैथ्स कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी। थैंक यू सो मच। तो सुनते रहिए 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो, रेडियो मैथ्स। Have you ever thought about maths? Is it good or is it bad? Have you ever related maths with romance? बॉस, अच्छा सोचोगे नहीं तो अच्छा होगा कैसे? Here is an example. I met one met two and fell in love. Together they are one soul, formed three. Isn't it nice? So public, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। तो सुनते रहो मैथ्स ऑन रेडियो। Tiny baby ant and his auntie bee were climbing up a tree. Tiny baby ant saw some monkeys play. Look, 11 monkeys on the tree today. That's a lot of monkey, said his auntie bee. Are you sure there are 11? Let me count and see. Auntie bee then counted and only got to 10. She checked her maths 5 times and 5 more times again. She didn't get 11, not even 9 or 8. 10 plus 0 monkeys, and not even one giant ape. She turned to Tiny Ant. Count them one more time. He counted one by one and got one more than 9. 10 plus 0 monkeys on a tree today. 10 fun-loving monkeys that really like to play. तो दोस्तों, हम अपने हर एपिसोड में बात करते हैं कि गणित के खौफ के बारे में जो स्टूडेंट्स को और छात्रों को होता है। इस एपिसोड में हमने बात करी SIS कॉलेज के कुछ बच्चों से और उनसे पूछा इस विषय में कि उनको मैथ से डर क्यों लगता है। Hi, my name is Roshni Nair and I'm from SIS College. I
I'm good at painting, and I like maths because I feel it's quite scoring and it gives me marks. If you understand maths, it's quite scoring, so I like maths. Hello, my name is Lakshmi Priya Pillai and I belong to SIS College of Arts, Science and Commerce. My hobbies are dancing, listening to music and painting. And I don't really like maths because I somehow feel only the basic operations which I've learned till 4th standard are going to be used in my later life, and all the other complex concepts, I don't think I'm going to use them. So yeah, I don't really like it. Hi, my name is Laiba Pereira and my hobbies are writing poems and also writing stories and all. I do not like maths because you can't use it in your practical life, and also I never get marks in maths because I don't understand it no matter how much I try. Hi guys, I'm Jayashree belongs to SIS College. My hobby is to dance and I hate maths because I don't understand any concept. It's really very hard. Thank you. Good afternoon, friends. I'm Nia Thomas from SIS College. Though I'm an arts, I like maths. I feel it's a game of numbers. I am Jane Ronika from SIS College. मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं. अरे मैथ्स में तो इतने सारे नंबर्स, फॉर्मूलाज है. एक स्क्वायर लगाओ, इधर वो बनता है, कभी यहाँ वो बन जाता है. इसलिए मैथ्स पढ़ते क्योंकि हमें सिर्फ बैलेंस शीट टैली करनी पड़ती है. Hi guys, I'm Ruby Gundu and I'm from SIS College of Arts, Science and Commerce. And my hobby is to write small stories, and I don't like maths because I just fail in maths always. Hi, this is Shreya from SIS College. I think we all are related to maths from the day we are born, because we are born on a date which is called the birth date. Then from our childhood to our adulthood, or we are always playing with numbers. When we were kids, we used to play many games which involved numbers. We remember we used to play with numbers. We used to climb up the stairs, and we used to count the stairs, how many stairs we climbed up and we came down. And this was always then again we are always watching the television, always the program's time. The time is also a number, so we always play with numbers. The train, the bus, everything includes numbers. So I guess I love mathematics. Though I left science, but still I love maths because calculating numbers is fun. 2 जीन्स, 3 कुर्ता, 5 शर्ट, 4 साड़ी और 2 टॉप्स. कितना हुआ? 2 जीन्स का 10 रुपया, 3 कुर्ते का 9 रुपया, 5 शर्ट का 10 रुपया, 4 साड़ी का 40 रुपया और 2 टॉप का 5 रुपया. मतलब हुआ 10, 9, 10, 40, 5, 74. हाँ? ऐसे कैसे? रुक जरा, मैं कैलकुलेटर से चेक करती हूँ. हाँ रे, राइट बोल रही है एकदम. तुझे कैसे इतना आता है? बस क्या मैडम, रेडियो सुनने का और इस्त्री करने का. मतलब? अरे मैडम, वो रेडियो पे आता है ना 107.8 पर, मैथ्स ऑन मस्त रेडियो. 9 बजे, 1 बजे, 7 बजे आप सुनो और बच्चों को भी सुनाओ मैडम. दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही. आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं. आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप क्या सुनना चाहेंगे और हम किस टाइप के एक्सपर्ट्स को बुलाएं, हमें प्लीज जरूर बताइए. आप हमें ईमेल करिए radiomust@gmail.com पे. प्लीज हमारे FB पेज पे जाइए, वहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज की पिक्चर्स, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे. और हमें लाइक कीजिए प्लीज. हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं mustradio.in पे. अगर आपसे कोई एपिसोड मिस हो गया हो या आप वापस सुनना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे पॉडकास्ट भी अवेलेबल हैं. इस एपिसोड के प्रोड्यूसर थे डॉक्टर नीरज हाटेकर and it was edited by Pankaj. See you next time. Wait for us. Keep listening to Must Radio.
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैथ्स से जुड़ी जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैथ्स ऑन रेडियो। अगर आप भी मैथ्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiomust@gmail.com पे या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर mathsonradio@must। टिल देन टेक केयर। This is Must Radio, only on 107.8 FM. Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi.